नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्ते सर, सबसे पहले बात की जाए लैंडमार्क स्पोर्टिंग बिल की जो भारत ने देखा है, द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, जिसको पार्लियामेंट ने पारित कर दिया है। सर, बहुत लंबे समय से ज़रूरत थी अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की, और आपने एक बेहद महत्वपूर्ण फ्रेज यूज़ किया, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्लोरी। आखिर क्या महत्व है इस बिल का हमारे देश के लिए? ये सही है कि ये देश में स्पोर्ट्स कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। ये देश में सदियों से युद्ध कला के रूप में भी स्पोर्ट्स ही था। आप गदा युद्ध की बात करें, मल्ल युद्ध की बात करें, धनुर्विद्या की बात करें, ये सब स्पोर्ट्स ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में स्पोर्ट्स हमेशा जीवित था और हमारी जनता स्पोर्ट्स को जीती थी, लेकिन कालक्रम के अनुसार वो थोड़ा पीछे चला गया। तो जो अभी मोदी गवर्नमेंट कर रही है वो स्पोर्ट्स का पुनरुद्धार कर रही है, और पुनरुद्धार करने के लिए बदलाव करना आवश्यक था, क्योंकि ये देश में 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। ये हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हमारे देश में ह्यूज डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ ट्राइबल एरिया भी है, हमारे यहाँ कोस्टल लाइन भी है, हमारे यहाँ हिमालयन रेंज भी है। तो हर टाइप में अलग अलग स्किल के यूथ है, और ये यूथ की स्पोर्ट्स स्किल को हार्नेस्ट करने के लिए मोदी जी ने कई सीक्वेंस में रिफॉर्म करा। ये रिफॉर्म का एक पार्ट है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। पहला रिफॉर्म क्या था? 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो उन्होंने पहले तो देश में स्पोर्ट्स को जिंदा करना था। देश के लोग स्पोर्ट्स को जीना शुरू करें, स्पोर्ट्स के एक इकोसिस्टम क्रिएट हो। तो मोदी जी ने खेलो इंडिया मूवमेंट चलाई, मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाई। उससे 1075 खेलो इंडिया सेंटर देश में है, और खेलो इंडिया की श्रेणी में कई स्पोर्ट्स रेगुलर ईयरली ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल की गेम चालू हुई। कैसे? जैसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया स्वदेशी गेम्स, ऐसी कई गेम्स स्टार्ट करी ताकि एक इकोसिस्टम बने और खेलों में लोगों की रुचि डेवलप हो। दूसरा रिफॉर्म था, मोदी जी ने टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम लाए। जो हमारे एलिट एथलीट है, जो खेलते हैं और इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करते हैं, ऐसे टैलेंट यूथ को अच्छी ट्रेनिंग मिले, इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिले। ये एथलीट चाहे कि मुझे विदेश में ट्रेनिंग करना है तो उसके लिए सुविधा हो, वो विदेश से कोच हायर करना चाहे तो उसके लिए सुविधा हो। सारा खर्च मोदी जी ने भारत सरकार की ओर से उठाने के लिए तय करा, उसका एक सकारात्मक रिजल्ट मिला। तीसरा रिफॉर्म में हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर कैसे होगा, स्पोर्ट्स में हम साइंस को कैसे ऐड करें, स्पोर्ट्स में हम रिसर्च कैसे करें, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का हमारा प्लानिंग कैसे होगा, स्पोर्ट्स का गवर्नेंस कैसे होगा, उसको कंपाइल करके एक विजन डॉक्यूमेंट यानी कि स्पोर्ट्स पॉलिसी, वो तीसरे रिफॉर्म के लिए देश के सामने लाई गई। ये ही सीक्वेंस में स्पोर्ट्स पॉलिसी का एक पिलार था गुड गवर्नेंस। तो स्पोर्ट्स सेक्टर में गुड गवर्नेंस आए। ये गुड गवर्नेंस लाने के लिए मोदी जी ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पार्लियामेंट से पारित करा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और सारे स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में सहयोग करने वाले सभी स्टेक होल्डर को, सभी सम्मानित सांसद को अभिनंदन करना इसलिए चाहूँगा
कि एक ऐतिहासिक बिल है। आज़ादी के बाद स्पोर्ट्स सेक्टर में एक अभूतपूर्व परिवर्तन का रास्ता तय करने वाला बिल है। ये बिल से देश में जो दुनिया में 20 कंट्री ऐसा है कि जिसके पास लॉ है, तो इस रीजियम में भारत भी शामिल हो जाएगा। इस दृष्टि से ये बिल का बहुत महत्व है। सर, सदन ने एंटी डोपिंग बिल भी डिस्कस किया, तो कितना महत्वपूर्ण है एंटी डोपिंग बिल हमारे आगे जो स्पोर्टिंग नेशन है उसको बढ़ाने के लिए? एंटी डोपिंग बिल ये हमारे लिए और देश के लिए और दुनिया के लिए भी मायना रखता है, क्योंकि स्पोर्ट्स क्लीन होना चाहिए। उसमें आप डोपिंग करके स्पोर्ट्स खेलेंगे, उससे स्पोर्ट्स की भावना को ठेस पहुंचती है। स्पोर्ट्स एक पब्लिक मूवमेंट है, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, और इसलिए भारत यूनेस्को की सिग्नेटरी कंट्री है, और भारत वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है, उसको अलाइन करता है ताकि दुनिया की बराबरी का एंटी डोपिंग मूवमेंट इंडिया में भी रहे। और वाडा समय समय पर कई बदलाव करते हैं, कई नए नोटिफिकेशन करते हैं। उसको अलाइन करना बहुत आवश्यक होता है ताकि हमारे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बिना किसी के प्रभाव से मुक्त रहे, स्वतंत्र रहे और पारदर्शिता से एथलीट के साथ व्यवहार हो। डोपिंग जो करते हैं उसके सामने एक्शन हो, और डोपिंग ना करे उसके लिए अवेयरनेस के लिए एक व्यापक कार्य योजना बने, उसको सुनिश्चित करने का काम ये नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट में होता है। जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है उसमें छोटा मोटा बदलाव हुआ, ये बदलाव को अलाइन करने के लिए हमें बिल लाए हैं। मैं मानता हूँ कि उससे भी दुनिया में भारत की शाख बढ़ेगी। भारत जो जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ स्पोर्ट्स को देखता है वो भी दुनिया में फ्लैग होगा। इस उद्देश्य से ये बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर, 2036 तक ओलंपिक्स में बिड करने की योजना है, क्या तैयारी है भारत की? स्वाभाविक है, हमने लेटर ऑफ इंटेंट ऑलरेडी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को दे दिया है। ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा कंसल्टेशन भी चालू हो चुका है, बातचीत चालू हो चुकी है। हमें अपेक्षा है कि हम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ काम करें, और उसको अलाइन करने के लिए ही ओलंपिक्स का एक चार्टर है। ये चार्टर को अलाइन करना कंट्री के लिए बहुत आवश्यक होता है। उसका मानांक होता है, पैरामीटर होता है, उसमें फेडरेशन का गुड गवर्नेंस कैसे होना चाहिए, ओलंपिक्स एसोसिएशन का गुड गवर्नेंस कैसे होना चाहिए, एथलीट सेंट्रिक बिहेवियर कैसे होना चाहिए, ये सब ओलंपिक चार्टर में सुनिश्चित होता है। हमने ये बिल में प्रावधान करा है, और ये बिल से कुल मिला के 4 महत्वपूर्ण ये बिल से फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा होगा, ये बिल ये एथलीट सेंट्रिक बिल है, उससे एथलीट की कार्य पद्धति प्रणाली कैसी होनी चाहिए वो सुनिश्चित करा है। दूसरा, ये बिल से फेडरेशन में गुड गवर्नेंस आएगा, फेडरेशन का गवर्नेंस को भी गाइड करता है। ये बिल से जो डिस्प्यूट होता है स्पोर्ट्स में, आज 350 से अधिक स्पोर्ट्स का डिस्प्यूट कोर्ट में है, और फेडरेशन और एथलीट वो कोर्ट के चक्कर काटते हैं, वो तो उचित नहीं है। टाइम बाउंड जस्टिस मिले और स्पीड से जस्टिस मिले, ये दो उद्देश्य के लिए एक नेशनल ट्रिब्यूनल की रचना करी जाएगी, और सारे स्टेट में हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट के सभी केसेस ये ट्रिब्यूनल में आ जाएंगे, और ट्रिब्यूनल के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये करने से जस्टिस स्पीड से मिल जाएगा, यानी कि डिस्प्यूट रिजोल्व तुरंत ही होगा,
टाइम बाउंड होगा। और चौथा महत्वपूर्ण, ये बिल में प्रावधान जो करा गया है, देश में 50% महिला है जी। और महिला स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ रही है, उसका प्रतिनिधित्व होना बहुत आवश्यक होता है स्पोर्ट्स फेडरेशन में और स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो हमने एक काउंसिल में, एक फेडरेशन में मिनिमम 4 महिला को सुनिश्चित करा है, ताकि ये महिला उसमें बैठ सके। कोई महिला एथलीट के साथ अनजस्टिस हुआ हो तो उसका वॉइस बन सके। हमारे यहाँ पैरा एथलीट्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, हमारा दिव्यांगजन, उसको भी खेलने का अवसर मिले, उसको सुविधा मिले, ये भी हमने ये बिल में सुनिश्चित करा है। तो ये 4 पिलर से जी। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स सेक्टर बदलेगा। सर, बिल्कुल बदलाव की शुरुआत हो गई है, क्योंकि कहा जा सकता है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एक लैंडमार्क बिल है, इंडिया की हिस्ट्री में माइलस्टोन आपने कहा है इसको। इसके अलावा इतने सालों बाद नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी हमको देखने को मिली है, उसका कितना असर होगा? नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी इसलिए महत्वपूर्ण है, कोई भी रास्ते पे आपको जाना है तो पहले आप रास्ता तय करेंगे कि भाई मैं आपको यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो आप तय करेंगे कि प्लेन में जाना है कि ट्रेन में जाना है। प्लेन में जाना है तो आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी, प्लेन में बैठना पड़ेगा, टाइम पे जाना पड़ेगा, तब जाके आप अहमदाबाद पहुँचेंगे। हमें हमारा लक्ष्य को अचीव करने के लिए, हमारा लक्ष्य क्या है? मोदी जी ने कहा कि 2036 10 साल में हमें हमारे देश को दुनिया के 1 से 10 नंबर के स्पोर्टिंग नेशन में ले जाना है। और जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब, यानी कि आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो तब, हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। और विकसित भारत केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम विकसित हो ऐसा नहीं, हम सर्वांगीण क्षेत्र में विकसित होना है। उसमें एक स्पोर्ट्स भी एक सेक्टर है जी। और हमें 2047 तक दुनिया के 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में आना है। उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसका रोड मैप दिखाने के लिए और रोड मैप का फ्रेमवर्क करने का काम ये हमारी खेलो भारत नीति ने करा है। देश में उसकी बहुत सराहना हुई, एथलीट कम्युनिटी ने उसकी बहुत सराहना करी, स्पोर्टिंग कम्युनिटी ने भी उसकी बहुत सराहना करी। और उसमें से यही सीक्वेंस का एक रिफॉर्म, ये हमारा नेशनल गवर्नेंस बिल है। और उसके आगे जाके ये 3 क्रम, 4 रिफॉर्म और 5वां क्रम हमारा आएगा स्ट्रेटेजी। तो मेडल स्ट्रेटेजी हम आने वाले दिनों में 10 साल की और 5 साल की और 25 साल की हमारी मेडल स्ट्रेटेजी का रोड मैप भी देश के सामने लाएंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तब जाके हम 2047 के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। सर, ये तो हुई स्पोर्ट्स की बात, लेकिन अब बात करते हैं दूसरा जो आप मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण। सर, हाल ही के दिनों में हमने देखा कि एएलआई स्कीम को कैबिनेट ने अप्रूव किया है। क्या है एएलआई स्कीम का महत्व और आम आदमी इसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है? जो एएलआई स्कीम के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो मोदी जी की एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक नीति है, उसका नतीजा है। मोदी जी ने तीसरी बार ओथ लिया और पहला ही बजट में मोदी जी ने घोषणा करी कि हम आने वाले 5 साल में 4.1 करोड़ जॉब निर्माण करने के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करते हैं। ये 2 लाख करोड़ का पैकेज में क्या था? पहली स्कीम थी कि हम देश में आवश्यकता के अनुसार क्लस्टर बेस्ड स्किलिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, गुजरात में, मैं भावनगर से बिलोंग करता हूँ, तो भावनगर में सिर्फ रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ के जो आईटीआई है उसका सिलेबस वहाँ के इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तैयार करेगी और एक कोर्स जो तैयार करेगी वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ के अनुरूप तैयार करेगी, ताकि उसको स्किल मैन पावर मिले और स्किल इन्हेंसमेंट का काम हो। ऐसे हब एंड स्पोक के रूप में आईटीआई को ट्रेन करना, सिलेबस बनाना, ये उसका एक पार्ट था। दूसरा पार्ट था देश के 5000 प्रीमियम कंपनी में 1 करोड़
युवाओं को इंटर्नशिप देना, वो छोटी बात नहीं है। 1 करोड़ युवाओं को जब हम इंटर्नशिप देते हैं तो ये प्रीमियम कंपनी है, एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है, वहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वर्क कल्चर है, और वहाँ वो ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें वर्क कल्चर आएगा। बेस्ट क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, बेस्ट मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। बाद में कई लोगों को वहाँ भी जॉब मिल सकती है। वहाँ जिसको जॉब नहीं मिली है लेकिन 1 साल की इंटर्नशिप करी है तो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करेगा और वहाँ का एक्सपोजर उसको वहाँ काम में आएगा, ताकि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ में भी क्वालिटी प्रोडक्शन, बेस्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये सबका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ताकि आने वाले दिनों में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी और लोगों को उससे जॉब भी निर्माण होगी। और यही श्रेणी में तीसरा जो डिसीज़न था, वो जिसको आप ELI बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, हमने उसका नामकरण करा है। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना में देश में 3.5 करोड़ युवाओं को उसका लाभ मिलने वाला है, और उसमें भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ दोनों को फ़ायदा होना है। जिस लोगों को जॉब मिलेगी उसको 15,000 रुपया उसके अकाउंट में डाला जाएगा। जो एम्प्लॉयर है, जॉब देने वाले हैं, उसको 3,000 रुपया तक पर एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि जिसको जॉब मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि चलो भाई मुझे ऑफ़र तो मिली है लेकिन सैलरी कम है, तो 15,000 रुपया उसको मिल जाता है ना 1 साल में, तो वो कंपनसेट कर देगा, तो काम पे चला जाएगा, तो फिर से धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो सेट हो जाएगा, एक जॉब निर्माण हो जाएगी। वैसे ही एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर किसी को जॉब के लिए रखता है, कई बार छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो छोटी इंडस्ट्रीज़ के पास फाइनेंशियल थोड़ा क्रंच होता है, उसके लिए 2 और लोगों को रखना तो है अपनी इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाहट करेगा। लेकिन ये पर एम्प्लॉइज़ सरकार उसको 1,000 से 3,000 रुपये तक देंगे, और मिनिमम जिसके पास 50 एम्प्लॉइज़ है वो मिनिमम 5 नए लोगों को जॉब देंगे, तो उसको फ़ायदा मिलेगा। और 50 से कम है उसको मिनिमम 2 लोगों को जॉब देनी है, एडिशनल जॉब, पहली बार जॉब, उसको उसके हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये स्कीम से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। देश के यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होनी है, विन विन सिचुएशंस है, एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा है, एम्प्लॉइज़ को भी फ़ायदा है, और सरकार रोज़गार निर्माण भी ये विषय के साथ कर पाएगी। आपने ये भी देखा होगा, ELI स्कीम कैबिनेट में जब अप्रूव हुई जी, तो देश के इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, फेडरेशन, लेबर यूनियन, सब लोगों ने उसका स्वागत करा था, उसको स्वीकारा था, और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये योजना से रोज़गार निर्माण में बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए, और धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।